नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है, हमने द शो का बैच चलाया है जो कि स्पेसिफिकली डील कर रहा है पूरी इंडियन हिस्ट्री के साथ, जिसमें कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों डील करी जाएगी। तो इससे पहले हमारा एक लेक्चर आया था जिसमें कि हमने प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में बात करी थी। प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, जो कि फर्दर डिवाइडेड थी पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक एज में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कॉपर एज, जिसको हम चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। उसके बाद उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज हम आए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हम हिंदी में बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब जैसे कि पिछले लेक्चर्स के बाद भी काफ़ी सारी हमको मैसेजेस एंड काफ़ी सारे क्वेरीज आई हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसको इंग्लिश के साथ हमको हिंदी में भी करना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वाला, आपसे जो भी कंटेंट आएगा, जो भी पीडीएफ आएंगी, जो भी नोट्स आएंगे, वो हिंदी में भी होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें इंग्लिश के साथ हिंदी लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी हमारी, उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि क्योंकि जो सबसे पहला स्थल, जो सबसे पहली साइट थी जिसको खोजा गया था, वो थी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहले खोजी गई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ जाता है। ठीक है, अब दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ब्रोंज एज। ब्रोंज एज मतलब इसको कांसे का युग भी कहा जाता है, क्योंकि अब जो है, हमने पीछे पढ़ा था कि लोगों ने कॉपर निकालना शुरू कर दिया था, कॉपर निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो अब ये वाले जो लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे, ये और एडवांस्ड हो गए। इन्होंने एलॉय, एलॉय होता है जब हम दो धातुओं को मिक्स करते हैं, दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, दो मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, तो हमको दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? एलॉय। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, कॉपर को और टिन को ऐड कर दिया, उससे क्या मिल गया? इससे मिल गया हमको ब्रोंज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कांस्य। तो इसी वजह से इस एज को, इस पीरियड को हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अमंग द वर्ल्ड्स थ्री अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, द अदर टू आर मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। द इंडस सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी एंड सबसे पुरानी, सबसे पहली जो सभ्यताएं थी, तीन सभ्यताएं थी। एक तो थी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो कि अभी प्रेजेंट रीजन है इराक वाला। ठीक है, ये थी हमारी मिडल मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में। ठीक है, दूसरी थी हमारी इजिप्ट, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट है हमारा नॉर्थ अफ्रीका में। एंड थर्ड थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली हड़प्पन सभ्यता, जो कि हमारी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो इन तीनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बता रखा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव थी। एक्सटेंसिव मतलब वो सबसे ज्यादा व्यापक थी, सबसे ज्यादा फैली हुई थी। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये फेजेस में चली, ये इसके चरण चले, तीन चरण चले। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ठीक है, जो पहला चरण था वो बिल्कुल अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस में था, अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस। मतलब अभी सिर्फ इसकी शुरुआत हुई थी, ये धीरे धीरे पनपना स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, वो कब से कब तक था? 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसकी हड़प्पन फेज की, यहाँ पे जैसे इनकी जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी जो थी वो बिल्कुल बेसिक थी, बेसिक टूल्स, बेसिक पॉटरी एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अर्ली हड़प्पन फेज, प्रारंभिक हड़प्पा चरण के बाद आया हमारा मेच्योर हड़प्पन फेज, या फिर परिपक्व हड़प्पा चरण। यहाँ पे जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट थी, यहाँ पे जो उसका विस्तार था, सबसे मैक्सिमम था, मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे इसका डेवलपमेंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो उनका डेवलपमेंट था, वो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया था।
मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, जो भी इनकी टेक्नोलॉजी थी या फिर जो भी इनकी पेंटिंग पॉटरी वगैरह थी, वो यहाँ पे सबसे चरम सीमा पर थी, सबसे चरम सीमा पर थी। ठीक है, उसके बाद फिर मेच्योर फेज के बाद तीसरे फेज में जाते जाते यहाँ पे ढलना शुरू हो गया। ढलना मतलब इसका पतन स्टार्ट हो गया, पतन। पतन और तीसरा जो हमारा लेट हेरफन फेज था, जो कि 1800 1500 तक 1500 तक था, उसमें जो इसकी जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी, जितने भी इसके फीचर थे, वो सारे ढलना स्टार्ट हो गए, जितनी भी इसकी विशेषताएं थी वो ढलना स्टार्ट हो गई, और ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, ये बिखरनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये तीन फेज थे। सबसे पहले था इसका अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, जहाँ पे बिल्कुल इसका स्टार्ट ही हुआ था, एक तरीके का इसका बचपन। ठीक है, उसके बाद इसका मेच्योर फेज था। ठीक है, जहाँ पे इसमें डेवलपमेंट का मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। और फिर था लास्ट में लेट हड़प्पन स्टेज, जहाँ पे ढलना स्टार्ट हो गया या फिर जहाँ पे इसका पतन स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, ये हमारा अर्ली फेज में जस्ट स्टार्ट हो रहा है अभी। ठीक है, हल्का हल्का है, यहाँ पे फैला नहीं है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है अभी। ठीक है, अब ये है हमारा मेच्योर फेज बीच वाला, जो हमारा परिपक्व स्टेज है, इसमें देखो सबसे ज्यादा एक्सटेंड और सबसे ज्यादा फैल रखा है ये। और फिर उसके बाद जो हमारा लेट फेज था, वहां पे बिखरना स्टार्ट हो गया। देखो बिखरना चाहिए, ये इस पार्ट में डिवाइड हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन फेज। ये था हमारा अर्ली, जिसको हम प्रारंभिक बोलते हैं। ये था हमारा परिपक्व। और ये था हमारा लेट फेज, जिसको अंतिम चरण भी बोलते हैं, अंतिम चरण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये फैल कहाँ कहाँ पे रखा था, कहाँ पे। तो अब इसका नाम से ही पता चल रहा है, इंडस। इंडस का मतलब था सिंधु, सिंधु नदी। वैली होती है घाटी, जहाँ पे नदी बहती है। सिविलाइजेशन होती है जैसे कोई लोग एक पर्टिकुलर कोई जगह है हमारे पास। ठीक है, वहां पे लोग रह रहे हैं, उनका एक अलग कल्चर है, उनका एक अलग रहन सहन है, अलग खाना पीना है। तो जहाँ वो रह रहे हैं, उस पूरे को बोलते हैं हम सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन में जो सिविल वर्ड है, सिविलियन, सिविलियन मतलब आम लोग। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी, वो कौन सी रिवर के अराउंड होगी, वो इंडस के अराउंड होगी। ठीक है, और जो हमारी इंडस है, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं यहाँ पे, जो हमारी इंडस है वो हमारी नॉर्थन रीजन में बहती है। नॉर्थ रीजन में यहाँ से निकलते हुए, तिब्बत से निकलते हुए, इंडिया से थोड़ी ही पास होते हुए, सीधा पाकिस्तान से सीधा अरेबियन सी पे ड्रेन करती है, गिरती है। इसी के अराउंड हमारी ये वाली जो इंडस वाली सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो फैल रखी थी। तो बेसिकली डायरेक्शन देखते हैं इसकी। सबसे पहले नॉर्थ की बात करें, अगर हम उत्तर दिशा की बात करें, उत्तर दिशा में मांडा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट था। सबसे उत्तर वाला जो पॉइंट था, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट था, वो था मांडा, जो कि कहाँ पे था, जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे था, चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, ईस्ट की बात करें, पूर्व की बात करें, तो यहाँ पे आ जाएगा आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है, यूपी में है। और कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। फिर आते हैं हम दक्षिण में दक्षिण में कौन सी जगह है, दैमाबाद है, जो कि है आपकी महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे है, परवारा नदी के किनारे। और फिर आते हैं हम पश्चिम में यानी कि वेस्ट में, सुटका गेंडूर, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान के भी किस जिले में, बलूचिस्तान रीजन में। ठीक है, फिर कौन सी नदी के किनारे है, दश्त नदी के। ठीक है, दश्त नदी के किनारे। तो ये था इसका फैलाव या फिर एक्सटेंड या फिर विस्तार। तो इन्हीं चार जो पॉइंट थे, इन्हीं के बीच में हमारा सारा का सारा जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो सारा का सारा फैल रखा था, सारा का सारा सिचुएटेड था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या फीचर्स थी, क्या क्या विशेषताएं थी, यहाँ के जो लोग थे कैसे रहते थे, कैसे यहाँ पे जीवन व्यापन करते थे। ठीक है, क्या क्या उनके खाना पीना क्या था, और क्या उनका रिलीजन था, क्या उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, क्या थी। ठीक है, तो फर्स्ट इज हमारा, पहला है हमारा टाउन प्लानिंग। कैसे उनके जो शहर थे, वो कैसे प्लान थे, शहर नियोजन। ठीक है, तो सबसे पहले सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू हायर पार्ट नोन एज सिटाडेल एंड लोअर पार्ट नोन एज लोअर टाउन। इसका मतलब क्या है, उनकी जो सिटीज थी, उनके जो शहर थे, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ ऐसा कुछ। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, ये वाला जो पोर्शन है,
ये हमारा हाइयर पार्ट हो गया, ये थोड़ी ऊंचाई पे है, ठीक है, ये ऊंचाई पे है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई पे है। तो इसको नाम दे दिया गया, ये जो हमारा उच्च भाग था, ये जो हमारा उच्च भाग था, इसको नाम दे दिया सिटाडेल। सिटाडेल, या हिंदी में लिख रखा है इसको, क्या बोलते थे, गढ़, गढ़, ठीक है। और ये जो निचला हिस्सा था, इसको बोल दिया गया लोअर टाउन, लोअर टाउन, या फिर हिंदी में बोल दिया इसको निचला शहर, निचला शहर, ठीक है। तो कैसे डिवाइडेड था, पूरा का पूरा जो शहर था, पूरा का पूरा शहर था, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक था, ये था उच्च भाग, हाइयर पार्ट, इसको बोलते थे सिटाडेल, और ये था लोअर टाउन, जिसको हम बोलते थे निचला शहर, ठीक है। हाई क्लास पीपल और रूलिंग क्लास लिव्ड इन सिटाडेल। ऐसी ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जो सिटाडेल था, जो हाइट हाइट पे था, जो उच्च भाग था, वहां पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। और जो नीचे निचला शहर था, वहां पे रहते थे आम लोग, आम लोग जो कॉमन पीपल होते हैं, आम लोग, ठीक है। अब ये जो बताया जाता है, इससे हमें साफ पता चलता है कि जो टाउन था, वो एक तरीके से सोशल क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड करा हुआ था, ठीक है। जो हमारा हायर पार्ट था, वहां पे उच्च कोटि के लोग, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और जो हमारा लोअर टाउन था, वहां पे आम जनता रहती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रिड सिस्टम इज फॉलोड फॉर हाउस प्लानिंग। अब ये ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पद्धति क्या होता है, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ग्रिड सिस्टम होता है जैसे ग्रिड्स होती हैं, ऐसे जाले से बने हुए, ठीक है। ये जब भी जो भी टाउन को प्लान करता था, जो भी टाउन की प्लानिंग होती थी, वो इसी सिस्टम पे होती थी, ठीक है। ये होती थी रोड्स, ये होते थे रास्ते, और ये जो बीच में रीजन बच गए, यहाँ पे बन जाते थे घर, ठीक है, घर या दुकान कुछ भी। तो ये सिस्टम फॉलो होता था हाउस प्लानिंग या जो भी टाउन प्लानिंग में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ग्रिड सिस्टम कौन से सभ्यता के लोग यूज करते थे हाउस प्लानिंग में। नेक्स्ट है, दे हैड एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, उनके पास एक उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। अभी जल निकासी से व्यवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे हम ड्रेन्स होते हैं, हमारे जो भी रोड होते हैं, रोड्स के किनारे छोटे छोटे ड्रेन्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई बारिश का पानी, अगर कोई बारिश ज्यादा हो जाए, तो वो जो ड्रेन्स होते हैं, वो प्रॉपरली उस पानी को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम था, ये बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल एक्सीलेंट था, कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इवन कि यहाँ तक कि बताया गया है कि जो उनके स्ट्रीट ड्रेन्स थे, जो कि उनके ड्रेन्स होते थे, नाले होते थे, देवर इक्विप्ड विद मैन होल्स, ठीक है। मैन होल्स क्या होते हैं, अभी आपने देखा होगा रोड के किनारे या फिर नालों के ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है। वो ढक्कन को अगर मान लो आपको एक्सेस करना है उस ड्रेन को, तो आपको उस ढक्कन को खोलना पड़ता है। वो ढक्कन या तो लोहे का होता है, डेक्चून का बना हुआ होता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं मैन होल्स। तो ये जो मैन होल्स वाला सिस्टम है, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ मड ब्रिक्स, ठीक है, इनिशियली एंड देन लेटली शिफ्टेड टू बेक्ड बेक्ड ब्रिक्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स। अब मड ब्रिक्स क्या होती है, मड ब्रिक्स होती है सिंपल, जो अभी अभी बन के आई है ताजा, ठीक है, जो सिंपल मिट्टी की होती है, मिट्टी की, सिंपल मिट्टी की, ठीक है। बेक्ड ब्रिक्स होती है जब उनको थोड़ा सा बेक करा जाए, ठीक है, उनको गर्म करा जाए, उनको आग में झोंका जाए, तो हो जाती हैं बेक्ड ब्रिक्स। और बर्न्ड ब्रिक्स होती हैं जो कि जला के एकदम उसको एकदम टाइट करना, ठीक है। बेक्ड होता है हल्का सा आग में गर्म करना, और बर्न्ड हो जाती है बिल्कुल जला के, ठीक है। तो ये वाली इन तीन टाइप्स की ब्रिक्स यूज होती थी घर बनाने में और स्ट्रक्चर्स बनाने में। कौन कौन सी, मड मिट्टी की, एक होती थी बेक्ड, एक होती थी पूरी जली हुई बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है। टू स्टोर ग्रेन्स ग्रैनरीज वर बिल्ट व्हिच वर कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द टाइम। अब ग्रेनरीज बनाई उन्होंने। ग्रेनरीज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स स्टोर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अनाज घर बोलते हैं उसको, ठीक है, अन्न भंडार या अनाज घर बोलते हैं। अनाज को स्टोर करने के लिए अन्न भंडार बनाए गए। तो अगर वो अन्न भंडार बना रहे हैं अनाज को स्टोर करने के लिए, तो ये क्या बताता है हमको कि वहां पे एग्रीकल्चर भी प्रेजेंट था, एग्रीकल्चर भी प्रेजेंट था, या कृषि कृषि उपस्थित थी, कृषि, ठीक है। और जो ग्रेनरीज होती थी,
वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है? लिखा हुआ है उस समय की महत्वपूर्ण इमारत माना जाता था। ठीक है? ग्रेनरीज़ हमें कहाँ-कहाँ से मिली? ग्रेनरीज़ हमें मिली है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है? हमें हड़प्पा से भी मिली है, ठीक है? और मोहनजोदाड़ो की तो सबसे बड़ी बिल्डिंग ही ग्रेनरी होती थी, ग्रेनरी। यहाँ पे अनाज स्टोर करे जाते हैं। हड़प्पा से हमको 6 ग्रेनरीज़ मिली, 6 ग्रेनरी, ठीक है? तो इस हिसाब से ये जो ग्रेनरी थी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी उस टाइम की। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी उन लोगों की इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता वालों की ये जो लोग होते थे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। दोज लिव्ड इन हायर टाउन आर कंसीडर्ड टू बी सोशली सुपीरियर टू दोज लिव्ड इन लोअर टाउन। ठीक है, अभी हमने बात करी जो कि हाई प्लेस जो कि सिटाडेल में रहते थे, जो सिटाडेल में रहते थे, जो गढ़ में रहते थे, वो निचले शहर मतलब जो निचले शहर में रहते थे उनकी तुलना में सामाजिक रूप से बेहतर माना जाता था, मतलब सोशली जो वो सोशली सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, सेकंड इज मर्चेंट अपीयर टू हैव फॉर्म द अपर क्लास एज ट्रेडिंग वाज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? अब इन्होंने बोला जो रूलिंग क्लास थी या जो अपर क्लास थी, अपर क्लास थी जो कि सिटाडेल में रहते थे, जो गढ़ में रहते थे, उनको बताया गया है मर्चेंट्स। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो रूलिंग क्लास होती थी, जो शासक वर्ग होता था, वो मर्चेंट्स वो ये होते थे, व्यापारी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मेजर इकोनॉमी होती थी वो ट्रेडिंग पे चलती थी, ट्रेड ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। और जो कॉमन लोग होते थे, जो निचले शहर में रहते थे, कॉमन लोग होते थे, वो होते थे हमारे सिंपल कारीगर और किसान। ठीक है, आर्टिसंस, आर्टिसंस और फार्मर्स, और फार्मर्स। अब अभी हमने बात करी थी ग्रैनरीज होती थी उनके पास, तो एग्रीकल्चर करते थे। तो एग्रीकल्चर जब वो करते थे, जब वो कृषि करते थे, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाया करते थे? वीट यानी कि गेहूं, बार्ले यानी कि जौ, राय मीन्स राय, पीज मटर, सीसम तिल, लेंटिल हो गया हमारा मसूर, चिकपी हो गया हमारा चना, मस्टर्ड हो गया हमारा सरसों। ठीक है, और इसके अलावा दे वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे वर द मतलब कपास का उत्पादन करने वाले सबसे शुरुआती लोग कौन थे? ये सिंधु घाटी वाले, सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कपास का उत्पादन शुरू किया। फील्ड्स वर प्लॉट यूजिंग अ वुडन प्लगशेयर। ठीक है, अब प्लगशेयर का मतलब होता है हल। तो कौन किस टाइप का हल यूज होता था? लकड़ी का, लकड़ी का, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल यूज होता था। ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से एनिमल से वो परिचित थे? कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, राइनोज हो गए जिनको हम गैंडा बोलते हैं, ऑक्सन हो गए जिसको हम बैल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोटड़ा। अब ये जो रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी इन लोगों को, ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक जगह से सुरकोटड़ा से जो हॉर्सेस हैं, जो घोड़े हैं, उनकी अस्थि पंजर की सूचना मिली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट कि जो घोड़े थे उनके अस्थि पंजर किस जगह से मिले, तो आंसर आ जाएगा आपका सुरकोटड़ा। नेक्स्ट इज दे वर वेल अवेयर ऑफ मेटलर्जी एज दे मेड ब्रोंज आउट ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, अभी हमने पहली बात कर ली थी कि वे धातु विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उन्होंने तांबे और टिन से कांसे बनाया था, इसलिए ही इसी एज को ब्रोंज, ब्रोंज एज भी कहा जाता है, या फिर कांसे का युग भी, कांसे का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कॉपर और टिन को मिला के क्या बना दिया था? ब्रोंज बना दिया था, या फिर कांसे बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ मेटेलिक मनी सो बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड। अब जो इंडस वैली का टाइम था, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ से ना तो कोई सिक्के मिले, ना कोई ऐसी करेंसी या मुद्रा मिली। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जो भी ट्रेड होता था, जो भी व्यापार होता था, वो उसको करने के लिए क्या यूज होता था? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग, प्रणाली का प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है?
कि अगर मान लो एक इंसान है ए, एक है बी, बी के पास है आलू और ए के पास है सेब, ठीक है। बी को सेब चाहिए, ए को आलू चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ए बी को सेब दे देगा, बी ए को आलू दे देगा। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम, या फिर वस्तु विनियम विनियम प्रणाली, ठीक है, कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। तो वहां पे कोई भी ना सिक्के मिले ना कोई भी मुद्रा मिली, तो वहां पे जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, वहां पे बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। नेक्स्ट पॉइंट इज आईबीसी पीपल आल्सो हैड इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रीजन्स ऑफ टिग्रिस टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स एंड आल्सो विद मेसोपोटामियन एंड पर्शियन सिविलाइजेशंस, ठीक है। मेसोपोटामियन में बात कर लिया, इराक, एंड पर्शियन इज आपका ईरान, ठीक है। यहाँ पे इनके इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट से, इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट मतलब यहाँ से इनका ट्रेड होता था, ठीक है। अब ये कौन कौन से आइटम्स इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, फिर कहाँ से करते थे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोने की, गोल्ड। गोल्ड होता था अफगानिस्तान से, ईरान से एंड कोलर से। टिन जो होता था वो होता था हमारा अफगानिस्तान से और ईरान से। जेड होता था हमारा पामेर से। लीड होता था साउथ इंडिया से, ठीक है। अब जो जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया अगर मैंने बनाया, तो जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। तो उसके अलावा जो और इंडिया का पार्ट था वो उनके लिए क्या था, वो उनके लिए आउटसाइड था, बिल्कुल फॉरेन टाइप का था। तो तभी बोला गया है जो लेड था, जो लेड होता है वो उन्होंने कहाँ से इम्पोर्ट करा है, साउथ इंडिया से, ठीक है। फिर कॉपर की बात करें तो कॉपर खेतरी राजस्थान से और ओमान से। लैपिस लजूरी कहाँ से लिया है, शॉर्टुगई से, जो कि अफगानिस्तान में है। टर्कोइस कहाँ से लिया है, ईरान से। एंड एमेथिस्ट जो होता था वो लेते थे महाराष्ट्र से। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कला और शिल्प कैसा होता था उस टाइम। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट क्या क्या होते थे, क्या क्या चीजों में वो ज्यादा करते थे। सबसे पहले बोट मेकिंग मतलब नाव बनाना। बीड मेकिंग मतलब मनका बनाना। सील मेकिंग मतलब सील्स बनाना, सील होती है आपकी मोहर टाइप की। एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चर, टेराकोटा होती है जब आप मिट्टी को बेक करते हो, तो उससे जो बनता है उसको होती है टेराकोटा, ठीक है। इसके वो टॉयज भी बनाते थे, टॉयज बनाते थे, ठीक है। तो ये चार मेन काम थे, बोट बनाते थे, बीड्स बनाते थे, सील और टेराकोटा के टॉयज। देयर पॉटरी वाज ग्लॉसी एंड शाइनी। पॉटरी हमने पढ़ा था न्यूलिथिक में स्टार्ट हो गई थी, न्यूलिथिक एज में, नव पाषाण युग में जो पॉटरी थी वो स्टार्ट हो गई थी। नव नव पाषाण के बाद हम आए थे चालकोलिथिक में, चालकोलिथिक में थोड़ी सी एडवांस हुई थी पॉटरी, और उसके बाद जब हम पढ़ रहे हैं अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनकी पॉटरी और एडवांस हो गई, ग्लॉसी और शाइनिंग हो गई। Huge brick structure suggests that bricklaying was an important craft. This also attests the existence of a class of masons. ठीक है। अब वहां पे बड़ी बड़ी ब्रिक के स्ट्रक्चर थे, ईंट की स्ट्रक्चर्स थे, तो ये हमें सजेस्ट करते हैं कि जो ब्रिक लेइंग था वो भी इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था। ब्रिक लेइंग क्या होता है, जैसे अभी आप देखते हो जब मिस्त्री वो बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके ईंटों को रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बीच में यहाँ पे सीमेंट लगा के फिर से ईंटों को रखते हैं, ठीक है। फिर सीमेंट लगाएंगे तो ऐसे करके पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रिक लेइंग, ठीक है। ईंट बिछाना मतलब, ठीक है। दिस आल्सो टेस्ट द एग्जिस्टेंस। अब जिस हिसाब से इनके ब्रिक लेइंग के स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से इन्होंने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ईंटों से, उस हिसाब से साफ पता चलता है कि वहां पे एक एक राज मिस्त्रियों का एक वर्ग के अस्तित्व को भी प्रमाणित करता है। मतलब जिस हिसाब से इन्होंने ईंट बिछाने के तरीके थे इनके, उस हिसाब से पता चलता है कि एक राज मिस्त्री का एक वर्ग, मतलब एक क्लास थी मिस्त्रियों की, जो कि वहां पे अस्तित्व में थी, ठीक है, जो कि वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। वरना अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐसा जो वर्क था, ऐसा जो क्राफ्ट था, वो होना या वो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। Next is the goldsmiths made jewelry of silver, gold and precious stones. तो वहां पे जो ज्वेलरी बनती थी उसमें क्या क्या यूज होता था, सिल्वर यूज होता था, गोल्ड यूज होता था, और अदर कीमती पत्थर यूज होते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का, ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन कल्चर इज सील्स। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में हमको मोहरें बहुत मिली है, ठीक है। अराउंड 2000 के करीब हमको
मोहरें मिली, और उन मोहरों में मेनली कौन कौन से जानवर होते थे? वन हॉर्न बुल, मतलब एक सींग वाला बैल, एक भैंस, टाइगर बाघ, और गैंडा और बकरी और एलिफेंट। ठीक है, तो ये वाले जो एनिमल्स होते थे मोहर पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इन चारों में से कौन सा जानवर उनकी मोहरों में नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे टेराकोटा टॉयज जो होते थे, वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। अब जो टेराकोटा के खिलौने होते थे, पहले टेराकोटा जो होता है मैंने आपको बताया था, टेराकोटा होता है आग में पके हुए मिट्टी के खिलौने। ठीक है, तो उनकी जो टेराकोटा के टॉयज होते थे किस किस शेप में होते थे? वो होते थे बर्ड्स, डॉग्स, शीप, कैटल, मॉन्की, मैन एंड वुमेन। तो इन सारी फॉर्म्स में टेराकोटा के खिलौने बने होते थे। नेक्स्ट है द स्क्रिप्ट यूज्ड वाज पिक्टोग्राफिक व्हिच हैजंट बीन डिसाइफर्ड येट। अब जो स्क्रिप्ट होती है जिसको हम लिपि बोलते हैं, उसका मेन मतलब होता है कि किस तरीके से आप लिखते हैं, लिखने का तरीका, लिखने का लिखने का तरीका, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट या लिपि। ठीक है, तो जो इनका लिखने का तरीका था वो पिक्टोग्राफिक, मतलब इनको शब्द की जो ज्ञान था, शब्द का ज्ञान नहीं था, ये पिक्चर्स के थ्रू लिखते थे। और इट हैजंट बीन डिसाइफर्ड येट, मतलब आज तक की डेट में इनको समझा नहीं गया है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री होती है, यहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते, कुछ भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, कोई भी आपको पुराने लिखे हुए दस्तावेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री होता है कि जहाँ पे लिखे हुए रिकॉर्ड्स हैं, लिखे गए रिकॉर्ड्स, लिखे गए दस्तावेज या रिकॉर्ड्स हैं, बट उनको पढ़ा नहीं गया है। तो ये वाला जो टाइम था ना हमारा हड़प्पन वाला, ये आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री के अंदर, प्रोटो हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आज तक कभी समझे नहीं गए। ठीक है, तो इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो होती थी पिक्टोग्राफिक, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में, चित्रात्मक जिसको बोलते हैं। ठीक है, next is they used weights and measures for trade and other transactions. Weights used were primarily 16 or its multiple. अब जैसे हम बाजार में जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो अगर हम कुछ भी चीज लेते हैं तो मेजर करके मिलता है, मेजर, मेजर करके। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे 1 किलो आटा। ठीक है, 1 किलो, ये जो है 1 किलो, ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजर करने के लिए। ठीक है, कैसे हम नापेंगे एक कितना आटा चाहिए? 1 किलो। वहां पे जो यूज करते थे वो वेट्स, वो यूज करते थे 16 या उसके मल्टीपल। ठीक है, 16 के मल्टीपल क्या हो गया? तो 16 या 32 या 48 या 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेट्स यूज होते थे वो 16 या 16 के मल्टीपल पे यूज होते थे, और उसी हिसाब से वो नापते थे, जो किसी भी चीज को व्यापार में या किसी भी लेन देन के लिए वो वजन को, वजन किसमें यूज करते थे? 16 या 16 के मल्टीपल। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिलीजन की, क्या धर्म होता था, क्या इनके भगवान होते थे। ठीक है, दे वर्शिप गॉड इन फॉर्म ऑफ ट्रीज, ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो भगवान किस किस में देखते थे भगवान को? ट्रीज में, पेड़ पौधों में, एनिमल्स में, जानवरों में, और ह्यूमन बींग्स में। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स होते हैं हमारे ताबीज। एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स अगर मिले हैं तो ये बताते हैं कि ये जो लोग होते थे सुपरस्टिशियस भी काफी होते थे। ठीक है, अंधविश्वास बहुत होता था, तो इनको ऐसा लगता था कि कोई काली शक्तियां, कुछ इविल फोर्सेस हैं, इविल फोर्सेस हैं जो कि इनको हार्म पहुंचाना चाहती हैं। ठीक है, एमुलेट्स आज भी यूज होते हैं, जैसे नजर लगने से बचने के लिए हम यूज करते हैं एमुलेट्स। तो ये एमुलेट्स उस वक्त भी प्रेजेंट थे। ठीक है, किस टाइम? सिंधु घाटी के सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां पे। Next is figurines resembling a female deity have been found. They suggest worship of mother goddess. ठीक है, the Harappans looked upon the earth as fertility goddess and worshipped her in the same manner as Egyptians worshipped the Nile goddess Isis. अब ये क्या कह रहा है कि एक हमको मूर्ति मिली है, ठीक है, एक फीमेल डिटी की मिली है, एक फिगर मिली है, जो कि दर्शाते हैं कि कोई फेमिनिन फिगर है, कोई फीमेल की फिगर है, और उसको उन्होंने नाम दे दिया मदर गॉडेस का। ठीक है, मदर गॉडेस का, और इसको ये ऐसे पूजा करते थे जैसे कि जो इजिप्शियंस थे वो अपनी जो नाइल गॉडेस थी उनकी, ISIS, उसको पूजा करते थे। तो मतलब ये जो मदर गॉडेस थी ये इनकी फीमेल डिटी थी, एक देवी माँ थी, देवी माँ थी, देवी देवी माँ थी।
ठीक है, और इनके फीमेल फीमेल गॉड थी, फीमेल गॉडेस गॉडेस ठीक है। उसके बाद मेल डीटी जो भगवान इनका जो पुरुष देवता था, वो क्या था, वो किसके फॉर्म में था, वो था पशुपति महादेव। उनको पशुपति महादेव बोला गया, और इनकी एक जो इमेज थी वो किसमें मिली, एक सील में मिली। ठीक है, अब इसमें आगे इमेज भी आएगी। और उस सील में ये जो पशुपति महादेव थे, इनको घेर रखा था एक एलिफेंट ने, ठीक है, एक टाइगर ने, एक राइनोसेरस ने मतलब गैंडे ने, एंड एज अ बफलो, बफलो मतलब भैंस। और उनके पैर पे, उनके जो चरण थे, उनके चरणों पे दो डियर मतलब दो हिरण भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पशुपति महादेव की सील थी, जो पशुपति महादेव की सील थी, उसमें क्या बोलते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं। तो एक एलिफेंट हो गया, एक टाइगर हो गया, एक राइनो हो गया, एक बफलो हो गया, और डियर हो गया। ठीक है, तो ये थी इनकी मेल मतलब पुरुष देवता, ये थे इनके पुरुष देवता। अभी हमने पढ़ा इनकी एक देवी माँ होती है जिसको हम फीमेल गॉडेस भी बोलते हैं, और फिर दूसरी है इनकी पुरुष देवता। ठीक है, न्यूमरस सिंबल्स ऑफ phallus एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मेड ऑफ स्टोन हैव बीन फाउंड। तो ये भी मान्यता है कि ये जो लोग थे, ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की भी पूजा करते थे, सेक्स ऑर्गन्स की भी पूजा करते थे, उनको भी पूजते थे। ठीक है, जो पत्थर से बने लिंग और महिला यौन अंगों के कई प्रतीक पाए गए। ठीक है, तो ये लोग उसकी भी पूजा करते थे। नेक्स्ट इज नो टेम्पल्स वर फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहां पे एक भी मंदिर नहीं पाया गया। तो जो भी जो भी इनका जो भी सिस्टम है हमारा, मंदिरों का, मंदिरों में जाके मूर्ति की पूजा करते हैं, तो ये सिस्टम वहां पे नहीं था, क्योंकि वहां पे एक भी टेम्पल नहीं पाया गया। बात करते हैं कैसे डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब जो जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी कथन है, जितने भी बात कही गई है कि ये इसका डिक्लाइन, इसका पतन कैसे हुआ, तो बहुत लोगों ने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने सबने अलग अलग रीजन दिए। किसी ने बोला कि जो आर्यंस थे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आर्यंस थे वो आए, उनकी वजह से ये जो सभ्यता थी, ये इसका पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीजन दिया गया कि द ड्रॉट ड्यू टू द चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, मतलब रेनफॉल बहुत कम होगी, बारिश बहुत कम होगी, जिसकी वजह से सूखा आ गया। ठीक है, तो पैटर्न चेंज हुआ, उसकी वजह से सूखा आ गया, तो उस वजह से पूरी की पूरी जो सभ्यता थी, ये इसका पतन हो गया। और तीसरा था फ्लड ड्यू टू शिफ्ट इन रिवर, तीसरी बिल्कुल सेकंड वाली की अपोजिट होगी कि रिवर ने अपना कोर्स बदल लिया। ठीक है, उसका जो बहाव था उसमें बदलाव आने के कारण बाढ़ आ गई, और बाढ़ से पूरा का पूरा जितना भी सभ्यता थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। ठीक है, तो अभी जो भी जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी कथन हैं इसको लेके, वो सारे के सारे बिल्कुल ही पार्शियली ट्रू है। ठीक है, मतलब कुछ भी वो नहीं है श्योर शॉट कि ये कैसे खत्म हुआ। ठीक है, तो जितने भी रीजंस हैं, इस पे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट साइट्स की। जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, महत्वपूर्ण शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनको वन टू वन डिस्कस करेंगे, वन ऑन वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 हमारी साइट्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहली साइट है हमारी हड़प्पा। हड़प्पा में क्या है, फर्स्ट प्लेस टू बी एक्सकवेटेड, हेंस द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी करा था कि सबसे पहले जगह जो थी वो कौन सी खोजी गई थी, हड़प्पा। ठीक है, इसलिए ही इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। तो इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। तो रावी नदी के तट पर है, और ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये साइट जो है, वो हड़प्पा जो है, वो इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ओनली साइट विच यील्ड्स द एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल। तो इंपॉर्टेंट है, इकलौती ऐसी इकलौता ऐसा स्थल है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहां से कि हमको ताबूत 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 मतलब कॉफिन के दफन के जितने भी सबूत हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं से मिलते हैं सारे के सारे ताबूत दफन के सबूत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। अब हड़प्पा से क्या क्या मिला, सबसे पहले ग्रेनरीज, जो कि हमने बात करी थी, ग्रेनरीज मतलब अन्न भंडार। टोटल कितने मिले, 6 मिले।
ठीक है। उसके बाद मेल टॉर्सो होता है क्या बोलते हैं, पुरुष का धड़, टॉर्सो होता है धड़, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस जो हमारी देवी माँ थी उसका एक मूर्ति मिली। सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन बॉडी थी, उसको एक सैंडस्टोन स्टैच्यू मिला था, ठीक है। जैसे इसकी अगर हम यहाँ पे देखें, ये रही हमारी मदर गॉडेस, ठीक है, ये रही हमारी मदर गॉडेस, और ये था हमारा मेल टॉर्सो, इसको बोलते हैं धड़, ऊपर ऊपर का पार्ट, ठीक है, ये मेल टॉर्सो था। सेकंड आते हैं हम मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ऑल्सो नोन एज नखलिस्तान। नखलिस्तान क्या होता है? नखलिस्तान होता है ओएसिस, ओएसिस, हिंदी में बोलते हैं मरुद्यान, मरुद्यान। मरुद्यान क्या होता है? हमने पढ़ा होगा मरुस्थल, एक डेजर्ट होता है, डेजर्ट के बीच में कहीं पे जाके एक ऐसा सेक्शन आता है जहाँ पे कि छोटे थोड़े मोटे पेड़ होते हैं और पानी पीने का थोड़ा बहुत एक तालाब टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं ओएसिस, ठीक है। तो ओएसिस ही बोला गया है मोहनजोदारो को, क्यों? उसका रीजन क्या है? अब जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, जहाँ पे ये सभ्यता पूरी थी, तो ये थोड़ा डेजर्ट वाला इलाका है। तो इस डेजर्ट वाले इलाके में इतना बड़ा अर्बन सेंटर होना, इतना बड़ा स्थल होना, तो इसलिए ही इसकी जो कंपैरिजन की गई है वो ओएसिस एक मरुद्यान से की गई है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक वीरान से जगह में एक बहुत बड़ा शहर, एक बहुत बड़ा फैला हुआ शहर था, ठीक है, जो कि जिसको कि कंपेयर किया गया है ओएसिस से, जी, मरुद्यान से। जैसे मरुद्यान होता है ना एक पूरे डेजर्ट में एक छोटा सा पोर्शन जो कि फला-फूला होता है। तो वैसे ही एक पूरे ईरान से पूरे एरिया में एक फला-फूला सा शहर मोहनजोदारो, इसलिए ही इसको ओएसिस भी कहा गया है या सिंध का मरुद्यान भी कहा गया है। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज़ माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब खोज हुई थी, जब यहाँ पे इसकी खुदाई हो रही थी, तो यहाँ से बहुत सारी इंसानों की हड्डियाँ भी मिली, हड्डियाँ, ठीक है? इंसानों की हड्डियाँ या बोन्स बहुत ज़्यादा मिली, ठीक है? तो इसको ही माउंट ऑफ डेड भी बोल दिया। ठीक है, इंडस वैली साइड, ठीक है, पूरे इंडस पूरी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? मोहनजोदारो, तो इसलिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिस्कवर किसने किया था? किसने इसकी खोज करी थी? राचल दास पुनेट ने की थी 1922 में। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है हमारा, ये भी हमारा पाकिस्तान में है। और कौन-सी नदी के तट पर है? ये है इंडस नदी के तट। जो हमारा हड़प्पा था वो भी पाकिस्तान में था, लेकिन वो कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं? सबसे पहले ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ जिसको हम स्नानागार भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी इमेज भी आएगी कि ग्रेट बाथ क्या था। ग्रेट बाथ था यहाँ पे कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती थी, और यहाँ पे जितने भी रिचुअल्स होते थे, जितने भी पंडित रिचुअल्स वगैरह करते थे वो यहीं पे करते थे, ठीक है। उसके बाद ग्रेनरी, ग्रेनरी जहाँ पे अन्न स्टोर करते थे। सील ऑफ पशुपति महादेव, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, इसकी इमेज अभी आगे आएगी कि कान से नृत्य करने वाली लड़की। उसके बाद एक मूछ दाढ़ी वाला पुजारी, ठीक है, एंड टेराकोटा के टॉयज। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से मिली? मोहनजोदारो से। अब अगर बात करें, देखो ये रहा हमारा ग्रेट बाथ, यहाँ पे जितने भी रिचुअल्स होते थे, जितने भी अनुष्ठान होते थे, पूजा पाठ वाले अनुष्ठान, अनुष्ठान वो कहाँ पे होते थे? ग्रेट बाथ में। तो इसे बोला जाता है कि यहाँ पे लोग नहाते थे और यहाँ पे पूजा पाठ होती थी, और जितने भी हमारे इनके प्रीस्ट वगैरह होते थे वो सारे के सारे यहाँ पे अनुष्ठान करते थे, ठीक है। ये रही हमारी पशुपति महादेव की सील। यहाँ पे देख लो, ये है हमारा एलिफेंट, ठीक है, ये है हमारा टाइगर, ये है हमारा बफलो, और यहाँ पे राइनो, और उनके पैरों पर दो हिरण भी दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो ये रही हमारी पशुपति महादेव की सील। उसके बाद ये रहे बियर्डेड प्रीस्ट, ये दाढ़ी वाले पुजारी। और ये है हमारी ब्रोंज डांसिंग गर्ल, जो कान से नृत्य करती हुई लड़की की कान से की प्रतिमा है, वो ये रही, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 जो कि हमको मोहनजोदारो से मिले। नेक्स्ट, चाहनुदारो। चाहनुदारो डिस्कवर्ड बाय एनजी मजूमदार इन 1931, ठीक है, मजूमदार के द्वारा खोजा गया 1931 में। ये भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में, लोकेटेड इन पाकिस्तान नियर इंडस रिवर, ये भी इंडस रिवर के किनारे है। ओनली साइट विदाउट सिटाडल, ठीक है। अभी हमने बात करी थी जो कि हमारे जितने भी ये इसमें शहर होते थे, टाउन्स होते थे, वो सारे के सारे क्या होते थे? दो भागों में विभाजित थे। एक था हायर पार्ट, जिसको हम बोलते थे सिटाडेल,
सिटाडेल, और एक होता था हमारा लोअर पार्ट जिसको बोलते थे लोअर टाउन। अब सिटाडेल हमको पता था कि सिटाडेल थोड़ा हाइट पे होता था एंड लोअर टाउन हमारा निचले भाग में होता था। लेकिन जो चाहनुदारो था वो एक ऐसी सिटी थी, एक ऐसी साइड थी जहाँ पे सिटाडेल एब्सेंट था। तो ये इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ पे सिटाडेल था ही नहीं। तो ये इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है, ठीक है? ये जो फैक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गढ़ के बिना एकमात्र शहर। उसके बाद बात करते हैं हम लोथल की। लोकेटेड इन गुजरात नियर भोगावा रिवर। कौन सी जगह पे है? गुजरात में है, और कौन सी नदी के किनारे? भोगावा नदी के किनारे। किसने डिस्कवर करा था इसको? इसको डिस्कवर करा था, खोज करी थी आर राव ने 1953 में। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। चावल की खेती का पहला साक्ष्य, पहला सबूत। तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला सबूत कहाँ से मिला था? लोथल से। राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती का। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या क्या मिला है यहाँ से? डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड होता है हमारा जहाँ पे कि शिप्स बनाए जाते हैं, जो हमारे जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं, वहां पे बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट। ठीक है, अब ये जो लोथल था, ये लोथल था, यहाँ से होता था ट्रेड। ट्रेड होता था। अब ये गुजरात अगर मैं बनाऊं, तो ये गुजरात के बिल्कुल कोस्ट में था, तो लोथल से होता था ट्रेड। तो ट्रेड में तो यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट भी बनाया गया। पोर्ट मतलब पहला मानव मानव निर्मित बंदरगाह। ठीक है, तो ये जो लोथल का काम था, लोथल एक हमारा था ट्रेड के लिए पोर्ट यूज करा। ठीक है, ट्रेड के लिए एज अ पोर्ट इसको यूज करते थे हड़प्पा के लोग। राइस हस्क होता है चावल का भूसा। और चेस प्लेइंग। ठीक है, चेस गेम के जो अवशेष जो एविडेंस थे वो भी यहाँ से मिले। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन। कालीबंगन डिस्कवर्ड बाय घोष इन 1953। ठीक है, ये भी कौन सी जगह में? ये है राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला? फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्लोफिल, मतलब जुते हुए खेल का पहला साक्ष्य। सबसे पहले सबूत जुते हुए खेत के कहाँ से मिले? वो मिले हमको कालीबंगन से। इसके अलावा और क्या-क्या मिला है यहाँ से? कैमल के बोन्स मिले, जो ऊँट के अस्थि पिंजर मिले, वुडन प्लो मिला, लकड़ी का हल, ये हम कर चुके थे अभी स्टार्टिंग में। फायर अल्टर्स होते हैं जहाँ पे पूजा पाठ होती है, हवन कुंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक बेंगल्स मतलब काली चूड़ियाँ। ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ से मिली? ये सारी की सारी हमको मिली है काली बंगन से, जो कि हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली क्या है? डिस्कवर्ड बाय आर एस बिस्ट 1974 में। ठीक है, आर एस बिस्ट ने इसको इसकी खोज करी 1974 में। लोकेटेड इन हिसार हरियाणा। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड था? ये था हिसार में। ठीक है, हरियाणा में जो है। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और यहाँ पे क्या क्या किस किस चीज के बारे में पता? एक तो पता चला बीड्स के बारे में, जो मन के होते हैं, ठीक है, मोती होते हैं। और दूसरा पता चला बारले। बारले मतलब जौ के बारे में। तो यहाँ से किन दो चीजों के बारे में पता चला? मन का और बारले। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज धोलावीरा। धोलावीरा डिस्कवर्ड बाय आर एस बिस्ट इन 1985। ठीक है, धोलावीरा पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम में। ठीक है, तो 1985 में आर एस बिस्ट द्वारा इसकी खोज की गई। और कहाँ पे है ये? ये है हमारी फिर से गुजरात में। अब यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड वाटर रिजर्वायर। अब वाटर रिजर्वायर क्या होता है? वाटर रिजर्वायर होता है जहाँ पे कि हम जल को स्टोर करते हैं। जल को स्टोर मतलब, हाँ, स्टोर करते हैं। ठीक है, और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है कैसे हम किसी क्या बोलते हैं, ये वाटर रिजर्वायर क्या होता है? हमारा जलाशय। जलाशय। ठीक है, और वाटर हार्नेसिंग सिस्टम होता है हम किस तरीके से वाटर को स्टोर कर रहे हैं, वाटर को कैसे हम स्टोर कर रहे हैं कहीं पे भी। ठीक है, जैसे हमारा वो हो गया, रेन वाटर हो गया। रेन वाटर। रेन वाटर, अगर बारिश होती है तो हम उसको पानी को स्टोर कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। हिंदी में जल दोहन प्रणाली और जलाशय की खोज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, जो वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, जो वाटर रिजर्वायर्स थे वो कौन सी साइड से मिले। ठीक है, जो भी जल दोहन प्रणाली थी और जलाशय थे वो कहाँ से मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ढोला वीरा। लास्ट साइट इज राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी कहाँ पे है? ये भी हिसार में, हरियाणा में। और ये क्या है? ये है लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल।
अभी अगर हम बात करें पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सबसे बड़ी साइट है मोहन मोहनजोदारो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आईवीसी साइट इन इंडिया बिगेस्ट बिगेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया, तो वो जाएगी हमारी राखी गढ़ी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 8 साइट्स। तो ये था हमारा इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है। तो ये जो जो भी हमने किया है आज, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली टीजीटी एंड एसएससी एंड बैंक, ये सारा का सारा कंटेंट आपके सारे एग्जाम्स को केटर करेगा। इसके अलावा अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, वो होगा हमारा वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर, जिसमें हम डील करेंगे वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य और वैदिक सोसाइटी के बारे में, वैदिक समाज के बारे में, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के वेद थे, उपनिषद, ब्राह्मणास, आर्यनकास क्या होते हैं, उसके बाद वेदांगास, धर्मशास्त्रास, पुराणास और महाकाव्यास, फिर उपवेद कितने हैं, फिर षट दर्शन जो है वो डील करेंगे। उसके बाद वैदिक सोसाइटी में भी हमारी फर्दर जो हमारी वैदिक सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाती है प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, इसी सीरीज में कंटिन्यू रहेगा। और बीच में जब वो लेक्चर जब भी आएगा, तो उससे पहले हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।